हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम आपका जो ऑप्शनल पेपर होता है बीएड सेकेंड ईयर में इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2017 से लेकर 2021 तक के, वे सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन का रहेगा, जो कि आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है। इसके स्थान पे आप कोई और सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये यूपी टेट सी टेट में हेल्पफुल रहता है। तो ज़्यादातर बच्चे इन्वायरमेंटल एजुकेशन को ही प्रीफर करते हैं, और यहाँ पे इसका जो कोड होता है वो होता है E503। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2017 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जैव विविधता की आवश्यकता बताइए। तो जो आपका बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो विविधताएं पाई जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, चाहे फिर वो जानवर की हो, ह्यूमन की हो, या फिर पेड़ पौधों की हो, ये सभी जो हैं स्पीसीज मिलकर जो इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उसको ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैविक या जैव विविधता प्रकृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे पृथ्वी पर जीवों के जन्म और विकास का बोध होता है और उनकी जैविक प्रक्रिया के वैज्ञानिक आधार का पता चलता है। यह प्राणी के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुंचाती है। जैव विविधता की आवश्यकताएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहली आवश्यकता जो है ये राष्ट्रीय आनुवांशिकता को बनाए रखती है, व्यक्तियों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, क्योंकि इसमें जो आपके ट्रीज होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके जो जानवर होते हैं, जो आप डिफरेंट डिफरेंट काम में यूज करते हैं, वो सभी जो हैं मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यक्तित्व के नवीनता लाने के लिए, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में नवीनता लाने में भी बायोडाइवर्सिटी आवश्यक होती है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के कई टाइप होते हैं, जिनमें से एक होता है आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि एक ही प्रजाति के अंदर जो आनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है, जो आनुवांशिकता का हस्तांतरण होता है, वो भी जो है डाइवर्सिटी के अंतर्गत ही आता है। पृथ्वी को स्वच्छता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो आपके जैव विविधता में उत्पन्न डिकम्पोजर हैं, वो आपकी पृथ्वी को स्वच्छ करते हैं। पेड़ पौधे भी आपके CO2 गैस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इस तरह ये पृथ्वी को स्वच्छता और सुरक्षा भी प्रदान करती है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए और व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए आपस में आंतरिक संबंध बनाए रखने के लिए जैव विविधता का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण हेतु व्यावहारिक सुझाव दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये 1972 में जो है लाया गया था, ये आपने याद रखना है। और इसी के बाद जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो वन्यजीव संरक्षण हेतु व्यावहारिक सुझाव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण हेतु कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमें राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभयारण्य की संख्या निर्धारित क्षेत्रफल में वृद्धि कर वन्य जीवों के संरक्षण में रुचि ली जानी चाहिए। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य अभयारण्यों पर होने वाले व्यय के बजट में वृद्धि करनी चाहिए, और जिससे आवासीय स्थल को वन्य जीवों के लिए अनुकूल बनाया जा सके। और जो जानवरों का अवैध व्यापार होता है, अवैध शिकार होता है, और सुरक्षा के क्षेत्र में जो घरेलू जानवरों की चराई पर अधिक नियंत्रण और रोक लगानी चाहिए। और दुर्लभ वन्य जीवों की रक्षा हेतु विशेष परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए। यहाँ पे ये वर्ड परियोजनाएं सही कर लेंगे, बाय मिस्टेक ये गलत लिखा गया है। पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम में वन्यजीव को भी शामिल करते हुए उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी बच्चों और जनसाधारण को देने की योजना क्रियान्वित करनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में उपस्थित जीवों के बारे में जान सके और उनका कंजर्वेशन कर सके। अतः वन्य जीव प्रकृति में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और इनके संरक्षण से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। क्योंकि अगर फ्रेंड्स किसी एक जीव में कम या ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, तो जो यह आपका कंजर्वेशन वाला समस्या है ये बढ़ जाएगी, और किसी एक जीव की वृद्धि होने से पर्यावरण में जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स इसको आप एक भारत का मैप ड्रॉ करके भी शो कर सकते हैं। आप एक ऐसे भारत का मैप अपने एग्ज़ाम पेपर में ड्रॉ कर लेंगे, और वहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि भारत में जो है
कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये पहला है बलपक्रम जो मेघालय में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश में, दचिगाम कश्मीर में, डम्फा मिजोरम में, घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, गिर गुजरात में, काजीरंगा असम में, कंचनजंगा सिक्किम में, केबुल लामजाओ मणिपुर में। और जो केबुल लामजाओ है ये आपके डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, जिसको कि आप नृत्य करता हुआ हिरण भी कहते हैं। माधवगढ़ मध्य प्रदेश में, महावीर गोवा में, इसके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली गोवा में, डॉक्टर सलीम अली जो है वो कश्मीर में, मधुमले तमिलनाडु में, राजा जी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ये मैंने शायद पुरानी बुक से लिख दिया है। जब आपका जो उत्तराखंड है और जो उत्तर प्रदेश है वो मिले हुए थे, तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। राजा जी जो है यहाँ पे ये उत्तराखंड में है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और ये प्रीवियस ईयर में वेरी शॉर्ट में पूछा जा चुका है। संजय गांधी महाराष्ट्र में और सुल्तानपुर जो है हरियाणा में। तो ये कुछ राष्ट्रीय पार्कों के नाम थे। नेक्स्ट, पर्यावरण संकट पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, यानी कि पर्यावरण संकट क्या होता है? तो मानव समाज में अनेक प्रकार की ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं जिसके कारण अपार जनधन की हानि होती है। ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं को पर्यावरणीय प्रकोप, आपदा या संकट कहा जाता है। जैसे कि आपका वर्तमान में कोरोना जो महामारी है वो चली थी, उसको भी आप एक पर्यावरणीय प्रकोप कह सकते हैं। प्रकोप या आपदा एक तात्कालिक अप्रत्याशित दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है जिससे अनेक लोग प्रभावित होते हैं और इसके घटित होने के बारे में पहले से कोई नहीं जान सकता। यह एक बहुत दुखद घटना या दुर्घटना होती है जिसमें अनेक मनुष्य, पशुओं आदि की मौत हो सकती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी का आविर्भाव। अगर भूकंप और ज्वालामुखी आएगा तो इससे भी अपार जनधन की हानि होगी। लंबे समय तक सूखे की स्थिति, अगर ड्रॉट पड़ जाएगा तो उससे भी जो है बहुत हानि होगी। बाढ़, वायुमंडलीय तूफान जैसे टाइफून, हरिकेन, टॉर्नाडो इत्यादि। हाल ही में एक तूफान भी आया था उड़ीसा में, हालांकि जनधन की कोई हानि उससे नहीं हुई है। इनके द्वारा प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जनधन की अपार क्षति होती है, और इसी को आप पर्यावरण प्रकोप या आपदा कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो वायु प्रदूषण क्या होता है और वायु प्रदूषण के उपायों का वर्णन कीजिए। तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। आप जो है नगर के आसपास समुचित संख्या में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। कल कारखानों को नगरों से सुरक्षित दूरी पर बना सकते हैं जिससे शुद्ध वायु पर असर ना हो। वाहनों के आंतरिक दहन इंजनों की संरचना में निर्माताओं को कुछ ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे ईंधन का संपूर्ण दोहन हो सके और प्रदूषक पदार्थ कम मात्रा में उत्पन्न हो। कोयले से चलित ईंधनों के स्थान पर विद्युत इंजनों का रेल यातायात में प्रयोग किया जाना चाहिए। डीजल के स्थान पर हाइड्रोजन वाले ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर ईंधन चलित वाहनों का प्रयोग करके इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई समुचित होनी चाहिए जिससे कि प्रदूषक गैसों से आसपास के स्थानों को कम प्रदूषण हो। ज़्यादा पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। किसी भी स्थान पर कूड़े करकट को जलाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेड रहित पेट्रोल का प्रयोग करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। उत्प्रेरक परिवर्तकों के उपयोग से वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषकों को कम किया जाए। और इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट द्वारा रिसेंटली इसके लिए प्रोग्राम आयोजित किया था वो था आपका ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन मफलर प्रोजेक्ट क्या है। तो ये एक योजना थी जो हमारी सरकार द्वारा चलाई गई थी। इसमें जो आपके 4 लेन या फिर जो आपकी नॉर्मल सड़कें हैं उनके दोनों ओर या फिर 4 लेन के बीच में जो है वो पेड़ पौधे, औषधीय पेड़ पौधे लगाए गए थे जिससे कि वहाँ पर होने वाले नॉइज पॉल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण जो है और वायु प्रदूषण जो है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऊष्मीय प्रदूषण के कारण लिखिए, यानी कि जो आपका ऊष्मीय प्रदूषण होता है उसके कौन कौन से कारण होते हैं। तो ताप विद्युत गृह संयंत्र को चलाने और ठंडा करने हेतु प्रयुक्त जल से जलीय जीवों को हानि पहुंचती है। जो आपका थर्मल
जो पॉल्यूशन है उसके कारण जो आपका पानी जो है ताप विद्युत ग्रह में गर्म हो जाता है और उसको हम पानी में छोड़ देते हैं जो का तो जो वहाँ के जो जल के जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। विद्युत ग्रह अपनी चिमनियों से वायुमंडल में ऊष्मा को छोड़ते हैं जिसके कारण ताप में वृद्धि होती है। वनों के कटान से भी जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर और CO2 की मात्रा बढ़ने पर ताप में वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे भी तापमान जो है बढ़ रहा है। औद्योगिक क्रियाओं के कारण भी तापमान बढ़ रहा है। परमाणु परीक्षण के कारण भी तापमान में वृद्धि होती है। वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण भी तापमान में वृद्धि हो रही है और विद्युत ग्रह चिमनी से निकलने वाली राख से भी जो है वो थर्मल पॉल्यूशन फैल रहा है। तो उपरोक्त कारणों से ऊष्मीय या तापीय प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ताप वृद्धि यानी कि जो आपके भूमंडल पर थर्मल पॉल्यूशन या फिर जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके प्रभाव क्या क्या हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ताप वृद्धि के कारण पृथ्वी पर जो आपके हिमनद हैं जो ग्लेशियर हैं वो उनकी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है जिससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो गई है। परिणामतः कई देशों के तटीय क्षेत्रों के डूबने की संभावना प्रति वर्ष या हर समय बनी रहती है। इसी कारण से जो आपके इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता वो लगभग तेजी से सबसे ज़्यादा तेजी से डूबता हुआ वर्तमान में शहर है और इसी कारण से उसकी जो राजधानी है उसको भी वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। बढ़ती गर्मी और मानसून की अनिश्चितता से कटिबंधीय क्षेत्रों की पैदावार में कमी आ रही है और इसी कारण से जो है वो सूखे की स्थिति भी बढ़ रही है। बाढ़ तूफान और सूखे की विभीषिका बढ़ेगी। तापमान वृद्धि के कारण महामारियां और बीमारियां भी फैलने लगती है। इसके अलावा फसल चक्र और वनस्पतियां ताप वृद्धि के कारण प्रभावित होता है। शीतकाल में होने वाली वर्षा की कमी से गेहूं की फसल प्रभावित होती है क्योंकि गेहूं की फसल जो है वो एक तापमान आधारित फसल है जो कम तापमान होने पर ही डेवलप होती है। फसलों में विभिन्न रोगों का लगना और कीटों के आक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते कई पशु पक्षी और जीव जंतुओं की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है क्योंकि वो आपके लो टेम्परेचर में ही जीवित रह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं लेकिन मैं सभी एग्जाम्स के आपके साथ 8 के 8 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं इसमें भी कि अम्लीय वर्षा के क्या कारण होते हैं, एसिड रेन के क्या कारण होते हैं। तो कारों और उद्योगों द्वारा छोड़े गए सल्फर और नाइट्रोजन के कारण भी जो है वो एसिड रेन होती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प सल्फर और नाइट्रोजन में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है जिसके कारण भी एसिड रेन होती है। उद्योगों में डीजल और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने और कचरे तथा कागज के उत्पादन के कारण भी जो है आपकी एसिड रेन में वृद्धि होती है। और प्राकृतिक कारण में ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसके कारण भी एसिडिक रेन में वृद्धि होती है। वातावरण में बिजली गिरने के दौरान नाइट्रोजन आयन का निकलना भी जो फिर बाद में अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, इस कारण भी जो है वो अम्लीय वर्षा में वृद्धि हो रही है। और अम्लीय वर्षा के जो दुष्प्रभाव हैं वो निम्नलिखित हैं। अम्लीय वर्षा के कारण नदियों तालाबों आदि का पानी विषैला होने लगता है। इस कारण जो पानी का pH मान है वो घटने लगती है जिससे पानी के जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐतिहासिक इमारतों पर भी अम्ल वर्षा के कारण क्षय होने लगता है। लाइमस्टोन व संगमरमर से बनी इमारतों पर इसके कारण धीरे धीरे जो है नष्ट होने लगे हैं। ताजमहल पर भी इसका जो इफेक्ट है वो दिखाई देने लगा है। अम्ल वर्षा के कारण जो है वो नाइट्रोजन आयन और मिट्टी के पोषक तत्व जैसे कि पोटेशियम मैग्नीशियम आदि की प्रक्रिया हो जाती है जिससे मिट्टी अनुपजाऊ होने लगती है और मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा घटने लगती है। अम्ल वर्षा के कारण जो है वो वातावरण के गंध में बदलाव आने लगता है और आंखों और शरीर में जलन होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत आती है। इस कारण सांस की बीमारियां, अस्थमा, कैंसर जैसी
बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे दो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि पहली बार अम्लीय वर्षा कहाँ हुई थी, तो ये स्वीडन में हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है, या फिर वीडियो के एंड में मैं खुद आपके साथ ये क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूँगी। अब हम 2018 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि पारिस्थितिकी पिरामिड का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि आपको जो है वो क्या बताना है, वो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैवमंडल को सतत क्रियाशील बनाए रखने के लिए प्रकृति में विविध पोषण स्तरों पर जीवों की संख्यात्मक व्यवस्था रहती है। यदि एक पारिस्थितिकी तंत्र को किसी खाद्य प्रणाली में जीवों की संख्या, जैविक भार या एकत्रित ऊर्जा के विभिन्न खाद्य स्तरों पर की जाने वाली जैविक गणना को ग्राफिक चित्र के रूप में प्रदर्शित करना ही पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्याओं को जीव भार और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों की गणना को एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना ही पिरामिड है। यानी कि एक खाद्य श्रृंखला में जो आपके ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसको पिरामिड के रूप में बताना ही जो है वो आपका पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। और पारिस्थितिकी पिरामिड देखिए फ्रेंड्स, ये सीधा भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है ज़्यादातर आपका जो है वो उल्टा ही पिरामिड देखते हैं या फिर सीधा ही पिरामिड देखते हैं, तो उसी को हम समझ लेते हैं। हमारा उल्टा पिरामिड भी हो सकता है, पिरामिड ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर खाद्य श्रृंखला में इसी तरह का पिरामिड देखते हैं, क्योंकि उल्टा खाद्य पिरामिड जो है यह हमारा मरीन में पाया जाता है, यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। इसके बाद फिर से देख लेते हैं कि एक खाद्य श्रृंखला में कई खाद्य स्तर हो सकते हैं, जैसे उत्पादक स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता स्तर। ऊष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत के आधार पर ऐसा पाया गया है कि एक खाद्य श्रृंखला में एक स्तर पर जैविक भार पिछले स्तर का मात्र 10वां भाग रह जाता है, जिससे उत्पादकों से प्रारंभ होकर अगले स्तर की ओर संख्या, जैविक भार और ऊर्जा में निरंतर बदलाव आते रहते हैं। इसको आप लिंडमान का 10 का नियम भी कहते हैं। लिंडमान ने जो कहा था वो कहा था कि ऊर्जा जो है वो स्थिर है और एक प्राणी से दूसरे प्राणी में स्थानांतरित होती रहती है, लेकिन ऊर्जा का केवल 10% भाग ही एक प्राणी से दूसरे प्राणी में स्थानांतरित होता है, और इसी को जो है वो लिंडमान का 10 का नियम भी कहते हैं। जब इस पूरे क्रम को एक चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं कि एक पिरामिड का रूप ले लेती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा घास, हरी पेड़ पौधे थे, फिर उसके बाद प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता में आपके अपघटक आ जाते हैं, यहाँ पे आपके अपघटक आ जाते हैं। नोट यहाँ पे मैंने लिखा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी पिरामिड नीचे से चौड़े और ऊपर से नुकीले हों, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की विशेषता और पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार इनका आकार भी परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ऐसे होते हैं जिनको एक बार प्रयोग कर लेने के बाद जो है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन गैर परंपरागत ऐसे स्रोत होते हैं जो कि प्रयोग किए जा रहे हैं, परंतु उनके खत्म होने की वर्तमान में संभावना नहीं है, और उनके जो अल्टरनेट यूजेज हैं वो काम में लाए जा सकते हैं। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो मानव जाति द्वारा पारंपरिक तौर पर प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, अर्थात प्राचीन न होकर नवीन है तथा ऊर्जा प्राप्त करने के पारंपरिक तरीकों से भिन्न है, उनके विकल्प के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, और सौर ऊर्जा एक असीम, सर्वसुलभ और सर्वाधिक सस्ता स्रोत है। सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने की कई तकनीकें हैं, जैसे सोलर सेल और सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी कि सोलर एनर्जी प्लांट। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर संस्था का जो मुख्यालय है वो भारत के एक शहर में है, ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। पर्यावरण में अपार मात्रा में पवन ऊर्जा उपलब्ध है। यह ऊर्जा हवा से प्राप्त होती है। तेज चलने वाली गति के कारण गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और पवन को गति प्रदान करने वाला स्रोत भी सूर्य है।
नेक्स्ट है आपका वाटर एनर्जी। इस ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। नदियों में बहने वाले जल को बांध बनाकर एक बड़े तालाब में इकट्ठा कर लिया जाता है और जिसे ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तथा बांध के निचले भाग में लगे टरबाइनों के पंखे इस तेज पानी के बहाव से गति में आती है। यही टरबाइन फिर विद्युत उत्पादकों में बिजली को उत्पन्न करने के लिए चलती है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी। समुद्र की लहरों में आने वाले जल के उछाल या गिरावट से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है और विश्व में बहुत से स्थानों पर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसका उपयोग विशेषकर विद्युत उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है और ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में यह ऊर्जा बहुत मात्रा में उपलब्ध होती है। लद्दाख स्थित पूंगा भूतापीय क्षेत्र भी शक्ति उत्पादन के लिए उपयुक्त है और इससे जो है वो बिजली का उत्पादन किया जाता है। महासागरीय ताप ऊर्जा ओशियनिक थर्मल एनर्जी। समुद्र की ऊपरी सतह या गहराई में जो ताप का अंतर होता है उसी से ताप ऊर्जा पैदा होती है और इसी ऊर्जा के उपयोग से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जैव भार ऊर्जा या बायोमास ऊर्जा। जैव भार वह कुल पदार्थ है जो पौधों और प्राणियों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसमें लकड़ी, गोबर, खाद, मल, कृषि अवशेष भी आते हैं। जैविक ईंधन। जैविक ईंधन का किण्वनीकरण करके बनाए जाते हैं। एथेनॉल और मिथेनॉल नामक अल्कोहल द्वारा बनाए जाते हैं। इनका उपयोग पानी के ऊष्मीय विघटन, प्रकाशीय अपघटन या विद्युत उत्घटन में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका जैविक गैस बायोगैस। वायुमंडल में जीवित प्राणियों के अपशिष्ट पदार्थों और वनस्पति अवशेषों के ऑक्सीजन रहित विघटन के कारण जैविक गैस का उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा। अधिक भार वाले तत्वों के समस्थानिकों के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार करने से इनके नाभिक टूटने लगते हैं और नवीन तत्वों के निर्माण स्वरूप अपार ऊर्जा विकसित होती है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसमें जो है या तो नाभिक के विखंडन की क्रिया होगी या फिर नाभिक के संलयन की क्रिया होगी। जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है वो इसी तरह से प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वनोन्मूलन तथा वन विकास के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कि वन विनाश के जो कारण है वो कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण हमें मकानों के लिए भी जगह चाहिए, उनके फर्नीचर के लिए भी और उनके जीवन में जो इस तरह की वस्तुएं यूज होती हैं उनके लिए भी। ये आप लोग देख लीजिएगा। इमारती लकड़ी और फर्नीचर कार्य, इसके कारण भी वनों को नष्ट किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि। जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो फूड ग्रेन्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे और अगर फूड ग्रेन्स ज़्यादा चाहिए तो कृषि योग्य भूमि भी ज़्यादा होनी चाहिए और इसी के कारण जो है वो कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो रही है और आपके वनों में कमी हो रही है। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। जैसे जैसे नए नए उद्योग डेवलप हो रहे हैं वैसे वैसे वनों को काटकर उनको डेवलप किया जा रहा है या फिर उनके जो कच्चा माल है वो भी वनों से लगातार लिया जा रहा है। इस कारण भी जो है वो वनों में वृद्धि के स्थान पर कमी लगातार होती जा रही है। भूमिगत जल में निरंतर कमी। जैसे जैसे पानी के अंधाधुंध उपयोग से भी वृक्षों पर संकट आया है। सतही जल के अतिरिक्त भूमि पानी के उपयोग से भूमिगत जल की गहराई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और वृक्षों की जड़ों को पानी की कमी ने हिला दिया। इसका सीधा असर जो है वो वन क्षेत्रों पर पड़ा। और ईंधन की आपूर्ति। भारत में आज भी घरेलू भोजन औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर्स हेतु सबसे अधिक उपयोग लकड़ी का ही हो रहा है जो सीधे सीधे वनों से प्राप्त होती है। भारी जनसंख्या के दबाव से लकड़ी की मांग या ईंधन की मांग में वृद्धि हो गई है जिससे कि बड़े बड़े वनों की कटाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके इतने कारण थे जो वनों की कटाई के लिए या वनों के विनाश के लिए जिम्मेदार थे। नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो ग्लोबल वार्मिंग के कौन कौन से कारण हैं, इसमें सबसे पहला आता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी की सतह को गर्मी प्रदान करते हैं जो पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों के लिए हानिकारक है। ग्रीन हाउस में जैसे CO2, CH4 जलवाष्प की मात्रा जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है जिससे मौसम और सब प्राणियों को हानि होती है। वनों की कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। जैसे जैसे वनों की कटाई होएगी वैसे वैसे CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण भी जो हैं वो तापमान वृद्धि का कारण बनते हैं। जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि ने भी विभिन्न मानवीय आवश्यकताओं को जन्म दिया है
जिसके कारण मनुष्य प्रकृति का लगातार दोहन कर रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं होती हैं, जैसे कि हमारे घरों में लगे उपकरण, फ्रिज, एसी, इनसे सीएफसी गैस निकलती है और उससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण से तात्पर्य समाज में होने वाले परिवर्तनों से है, जिसमें मशीनीकरण, तकनीकीकरण, बड़े बड़े कारखानों का निर्माण आदि सम्मिलित है। और आधुनिकीकरण के कारण विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उत्सर्जित गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जैव विविधता की आवश्यकताएं बताइए। और ये सबसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और ये 2017 और 2018 दोनों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण। तो वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं? औद्योगिक प्रक्रिया में जीवाश्म ईंधनों के दहन से निकलने वाली जो जहरीली गैसें होती हैं वो वायु को प्रदूषित करती हैं। जो आपके ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, CO2 या ऑक्साइड निकलती है, वो भी जो है आपकी वायु के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। जंगलों की आग से उत्पन्न धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है वायु को प्रदूषित करती है। कारखानों की चिमनियों से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि जो है ये भी तेजी से वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। इसके अलावा वाहनों जैसे मोटर, ट्रक, बस, विमान, ट्रैक्टर, कार आदि अनेक मशीनों से उत्सर्जित होने वाली विषैली गैसें भी जो है वो वायु को प्रदूषित कर रही हैं। पेंट, बालों का स्प्रे, वार्निश, जेट विमान, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि से जो एरोसोल या फिर जो CFC गैस का उत्सर्जन हो रहा है वो भी जो है इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है और आपका वायु प्रदूषण उसकी वजह से बढ़ रहा है। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू के निकोटीन को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, फॉर्मेल्डिहाइड और अन्य हाइड्रोजन पदार्थ धुएं के साथ वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत और प्रभाव बताइए। तो ध्वनि प्रदूषण के 2 तरह के स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत और मनुष्य द्वारा जो उत्पादित स्रोत है वो पर। यह प्राकृतिक जो प्रकोप है इनके कारण जैसे आंधी, तेज वर्षा, तूफान, भूकंप, बिजली, ज्वालामुखी विस्फोट आदि, इनके कारण जो है ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। और ह्यूमन मेड में जो है परिवहन के साधन, कारखाने, मनोरंजन के साधन और घरेलू उपकरण, पूजा स्थल के उपकरण आदि जो है वो इन्वायरमेंट में जो आपका साउंड पोल्यूशन है उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, तो मनुष्य के कायिक स्तर पर प्रभाव, 90 डेसिबल से ज़्यादा शोर के कारण मनुष्य के शरीर में अनेक जैव रासायनिक परिवर्तन हो गए हैं, जिसके कारण मनुष्य को निम्नलिखित बीमारियां होती हैं, जैसे उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चिड़चिड़ापन होना, सर दर्द होना, उत्तेजना में वृद्धि होना, बेचैनी होना, माइग्रेन होना, धड़कन का बढ़ना, जठर मांसपेशी का संकुचन होना। मानव के श्रवण स्तर पर प्रभाव, 120 डेसिबल से अधिक प्रबलता का शोर श्रवण शक्ति का ह्रास करता है। मनुष्य 150 डेसिबल प्रबलता की ध्वनि एक बार सुनने से बहरा हो सकता है। वहीं 155 डेसिबल प्रबलता की ध्वनि से त्वचा को हानि पहुंचती है। 180 डेसिबल की ध्वनि प्रबलता ध्वनि सुनने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देने का कारण जो है वो ध्वनि प्रदूषण होता है और इससे भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय वर्षा के कारण और प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो यहाँ पे एवरी ईयर आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर रिपीटेड मिल जाते हैं। अब हम 2019 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। फूड चेन, पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की भोजन से संबंधित श्रृंखला, जिसके एक सिरे पर उत्पादक और दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता या होता है, इसे भोजन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव आपस में खाद्य व्यवहार के आधार पर एक क्रमबद्ध श्रृंखला में जुड़े होते हैं। इस प्रकार क्रमशः किसी क्षेत्र में रहने वाले बड़े जीवों द्वारा खाए जाने की क्रमबद्ध श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे एक खाद्य श्रृंखला देख सकते हैं, इसमें जो आपके सबसे पहले घास होते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। इसके बाद बकरी, हिरण, शेर, चील आते हैं।
तो यहाँ पे इनको आप अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हैं खाद्य श्रृंखला में बताने के लिए कि उत्पादक कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को किसे कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं और अपघटक किसे कहते हैं। वनोन्मूलन के कारण, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रिपीटेड आपको पूछा जा चुका है, जैव विविधता का आवश्यकता या महत्व। तो जैव विविधता का महत्व में भी आप उसकी आवश्यकता को लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर भी अलग से लिख दिया गया है। तो आप देख लिए कि क्या किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम जैव विविधता का महत्व देख लेते हैं। जैव विविधता हमें स्वस्थ रखती है। प्राचीन काल में भारत में जो है वो 100% औषधियाँ या फिर विश्व में 100% औषधियाँ केवल पेड़ पौधों से और विभिन्न प्रकार के पशु और जीव जंतुओं से प्राप्त होती हैं। पूरी आयुर्विज्ञान उपचार प्रणाली इन घरेलू और जंगली पेड़ पौधों पर आधारित है। जैव विविधता हमारी आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करती है। जैव विविधता हमारी पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। जैव विविधता हमें विविध स्वरूपों के माध्यम से हमारे जीवन को सुखद बनाती है। जैव विविधता हमें भोजन, आवास और कपड़ा उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पे आपने जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को जो है देख लिया है। नेक्स्ट है आपका मृदा प्रदूषण के क्या कारण है, सॉइल पॉल्यूशन के क्या कारण है, सॉइल कैसे पॉल्यूटेड होती है, ये आपने आंसर करना है। तो औद्योगिक व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण न करना और पृथ्वी पर ऐसे ही फेंक देने से जो है वो आपकी सॉइल जो है पॉल्यूटेड हो जाती है। जो आपके मेडिकल वेस्टेज होते हैं या आपके जो हाउस होल्ड वेस्टेज होते हैं उनको जब आप पृथ्वी पर ऐसे ही फेंक देते हैं तो उनके कारण भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। मनुष्य तथा जीव जंतुओं के मलमूत्र का उचित निस्तारण न होना, इसके कारण भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। जमीन पर कचरा, अस्पतालों के व्यर्थ पदार्थों के एकत्रीकरण करके आग लगा देने से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो वो प्लास्टिक होती है वो जल के ज़मीन पे चिपक जाती है और जिससे जो है सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता है। निचली जमीन या गड्ढों में कूड़ा करकट आदि से भर देना भी जो है ये सॉइल पॉल्यूशन का कारण है। धूल, रद्दी कागज, लकड़ी, कांच, चीनी मिट्टी के सामान, कोयले के कण आदि भी मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसके कारण जो है सॉइल जो है वो पॉल्यूटेड होती है। रसोई के अपशिष्ट, सब्जी के छिलके, सड़े गले फल, फलों की गुठलियाँ, अंडों के छिलके, पॉलीथीन आदि के मिट्टी में मिलने के कारण और नहीं गल पाने के कारण भी जो है सॉइल का पॉल्यूशन होता है। अम्लीय वर्षा के कारण भी जो मृदा में उपस्थित पोषण, पोटेशियम और मैग्नीशियम आदि है उसमें भी जो है वो पॉल्यूशन बढ़ता है। और नाभिक के विस्फोट या अनुसंधान के फलस्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थों का पृथ्वी पर गिरना भी जो है सॉइल पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा अधिक मात्रा में जमीन पर रासायनिक पदार्थों का उपयोग जो है वो सॉइल को पॉल्यूटेड बनाता है। इसके अलावा वनों के कटाव के कारण भी मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो उड़कर कहीं चली जाती है, इधर उधर बह जाती है, या फिर बाढ़ के कारण भी, जिससे कि नीचे की जो आपकी सॉइल है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन। इन्वायरमेंट एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जो हमें अपने संरक्षण, गुणवत्ता, संवर्धन और सुधार की व्याख्या करती है। अर्थात ये बताती है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। मनुष्य प्रकृति से ही सीखे, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाले और प्रकृति को प्रदूषित करने के बजाय उसका संरक्षण करे। यही चेतना हमें पर्यावरण शिक्षा से मिलती है। पर्यावरण शिक्षा वास्तव में मानव द्वारा प्रकृति के प्रति अत्याचारों की शिक्षा का बोध कराती है और भविष्य में समाधान के लिए मानव को तैयार करती है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें पर्यावरण के विभिन्न पक्षों व घटकों का मानव के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट कैसे ह्यूमन को इफेक्ट करता है। इसमें जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले घटकों की जानकारी भी मिलती है। यूनेस्को की कार्य समिति के अनुसार पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसका पर्यावरण, चाहे फिर वो भौगोलिक हो, भौतिक हो, जैविक हो, परिवेश के पारस्परिक संबंध तथा निर्भरता को समझने का प्रयास किया जाता है। यानी कि ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत मनुष्य के पर्यावरण, सांस्कृतिक, भौतिक, जैविक परिवेश के पारस्परिक संबंध को और उसको स्पष्ट करने हेतु कौशल, स्किल
एबिलिटी और मूल्यों का विकास जो है किया जाता है। इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि क्या किया जाए जिससे वातावरण की समस्याओं का समाधान किया जा सके और पर्यावरण में गुणवत्ता लाई जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने पर्यावरण शिक्षा को देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जो पार्थिव विकिरण को वायुमंडल द्वारा रोक लिए जाने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने से संबंधित है। यह क्रिया अति औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण और प्रदूषण से उत्पन्न गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन आदि के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक घना आवरण बना लेने से होती है। वास्तव में वायुमंडल एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करता है और सूर्य से आने वाले विकिरण में से कुछ तरंगें वायुमंडल को सफलतापूर्वक पार कर पृथ्वी तक आ जाती है और पार्थिव विकिरण को वायुमंडल की सघन तहें रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। ग्रीन हाउस या पादप गृह पौधे उगाने के लिए बनाए जाते हैं और ये इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, चूंकि वे शीशे या प्लास्टिक, पारदर्शी चादर या पन्ना के बनाए जाते हैं, अतः प्रकाश अंदर तो पहुंच जाता है किंतु ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण भी ऐसा ही है कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजर जाने देती है किंतु ऊष्मा को वायुमंडल से नहीं निकलने देती। इस प्रकार सामान्य मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है और वायुमंडल में अधिक ऊष्मा रोक दी जाती है, जिससे कि तापमान में वृद्धि होती है और ऊष्मा का इस प्रकार वायुमंडल में रोक लिया जाना ही हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण के जैविक या भौतिक घटक का एक संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो यहाँ पे हमें अबायोटिक घटकों के बारे में बताना है। तो अबायोटिक जो घटक होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र की रचना के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे इनको आप दो प्रकार से और भी बांट सकते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल में आपके वायु, जल, पृथ्वी आदि आ जाते हैं और ह्यूमन मेड में जैसे सड़कें, जैसे आपके हाउसेस, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो कार्बनिक में कार्बन, हाइड्रोजन, वसा, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि यौगिक जो भौतिक चक्रों में सम्मिलित होते हैं, ये सभी जो है वो अकार्बनिक में आते हैं। और कार्बनिक में जो आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि जैवभार के रूप में पर्यावरण तत्व के रूप में विद्यमान रहते हैं, इन्हें आप कार्बनिक कहते हैं। जैविक घटकों में भी इसी तरह से जो आपके स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता, द्वितीय चरण के उपभोक्ता, तृतीय चरण के उपभोक्ता और उच्च उपभोक्ता, जिनको आप अपघटक कहते हैं, ये आपके बायोटिक जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, उनमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरणीय संकट और प्रकोप से आपका क्या तात्पर्य है? तो ये भी यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रत्येक साल 2 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आपको 8 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 2 तो आपको रिपीटेड मिल गए, 2 ही आपको तैयार करने होंगे, जो कि इन्हीं वीडियो से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट एजुकेशन के 2020 के जो क्वेश्चन है, इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत क्षरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है। तो पर्यावरण में ओजोन गैस का निर्माण एक सामान्य प्रक्रिया के तहत होता है और ओजोन गैस का जो चक्र है वो रोजाना निर्मित होता है और रोजाना टूट जाता है। और वायुमंडल के उच्च ऊर्जा विकिरण से प्राप्त ऑक्सीजन का जो कुछ भाग है वो जो है लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन आपके वायुमंडल में रहती है और पृथ्वी की सतह पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को पहुंचने से रोकती है और रक्षा कवच की भांति कार्य करती है। मानव प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बन चुका है। वायुमंडल में कुछ प्रदूषकों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एल्डिहाइड आदि तत्वों के कारण पराबैंगनी विकिरणों को अवशेषों का निर्माण होता है और वायुमंडल में संग्राहक, सहारक जो डिस्ट्रॉयर है और संरक्षक जो कंजर्वेटर है, दोनों के रूप में ओजोन जो है कार्य करती है। अगर हम बात करें ओजोन की, तो जो आपके 30 किलोमीटर या 30 मीटर के ऊपर 30 किलोमीटर के ऊपर जो ओजोन लेयर बनती है वो हमारे लिए जो है वो कंजर्वेटर का कार्य करती है। लेकिन जो आपकी ओजोन जो सतही ओजोन होती है, जो भूमि के आसपास होती है, वो हमारे लिए एक प्रदूषक का कार्य करती है। वो एक आपका इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट होता है।
तो संहारक कार्यों में हरित गृह प्रभाव जैसे कि आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है वो ओजोन बढ़ा देती है, और संरक्षक कार्यों में ये आपके पराबैंगनी किरणों से जो है ह्यूमन की रक्षा करती है। आज के समय में शीत उपकरणों जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर व अन्य उपकरणों के प्रयोग किए जाने के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण होता है, जो वायुमंडल में जाकर ओजोन की परत पर हमला कर देता है, और वर्तमान समय में ओजोन परत का तापमान प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर 16 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ध्रुवों पर आने वाले तूफान के कारण भी ओजोन डिप्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो 2020 में पूछा गया था पर्यावरण नैतिकता और मूल्यों से आप क्या समझते हैं। तो पर्यावरण नैतिकता का संबंध जो है वो पर्यावरण के साथ मनुष्य के नैतिक संबंधों से है, जो उन मूल्यों और आचारों के बारे में बताते हैं जो मनुष्य को एज ए ह्यूमन होने के नाते पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के साथ करने चाहिए। इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को जीवन जीने का अधिकार है, और एक सदाचारी होने के नाते ही सही अच्छे आचरण और अच्छे जीवन को अपनाना चाहिए, जिससे जीवन का सही उपयोग हो सके। एक व्यक्ति की पर्यावरण के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि वह न केवल अपना भोजन बल्कि अन्य अपने ज़रूरत का जो सामान है वो पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, बल्कि मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए और सुरुचिपूर्ण ढंग से भी ऐसे पदार्थ संतुष्ट करते हैं। अतः साधनों की सततता, पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी ही पर्यावरण नैतिकता से संबंधित है। इसके अलावा मनुष्य के पर्यावरण के प्रति कुछ नैतिक मूल्य भी हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि एवं विविधता का स्वयं में ही एक मूल्य है। अतः मनुष्य को यह समझना होगा कि इसके दोहन का अधिकार उसे नहीं है, और अगर वह इसका दोहन करता है तो उसे इसे संरक्षित कर इसके संवर्धन में भी सहायता करनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग और वनों का संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण को दूषित नहीं होने देना चाहिए और पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। पशुओं के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों पर सभी का समान अधिकार है, और इस बात पर भी ह्यूमन को अमल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और पर्यावरण पर खनन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उल्लेख कीजिए। खनन माइनिंग पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना है। खनन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि फर्स्ट है आपका तलीय खनन, जलोढ़ खनन और भूमिगत खनन। खनन प्रक्रिया में मनुष्य और पर्यावरण पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जंगल में खनन से पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो सकता है, और आवास और खेती के क्षेत्रों में यह उत्पादक जो चराई और फसल की भूमि है उसको खराब कर सकता है, जिससे पर्यावरण और मनुष्य दोनों की ही हानि है। पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होने से मानवता जो है वो भी प्रभावित होती है। खनन प्रक्रिया में उपयोग में लिए जाने वाले जल में रसायनों के मिलने से जल प्रदूषण हो जाता है और आसपास की वनस्पतियों को तबाह कर सकता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान के साथ साथ मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मानव की निर्भरता पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर अधिक है। खनन के बाद निकाली गई रेत और बालू हवा में उड़कर शुद्ध वायु को दूषित करती है। इसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, और सांस के साथ रेत के कण हमारे फेफड़ों में पहुंचकर नई बीमारियों को जन्म देते हैं। नदियों और तालाबों से खनन करके लाई गई रेत का परिवहन खुले वाहनों में किया जाता है, जो हवा के साथ उड़कर पर्यावरण को दूषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य जालों को संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब कई सारी फूड चेन मिलकर एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती हैं, यानी कि फूड वेब जो है कई सारी खाद्य श्रृंखलाओं से, फूड चेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं जो है वो निहित होती हैं। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर का दूसरे पोषण स्तर से सीधा संबंध होता है, परंतु प्रकृति में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो परस्पर कई स्थानों पर जुड़ी होती हैं और एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बना लेती है। खाद्य श्रृंखलाओं का यह जटिल रूप एक जाल का स्वरूप ले लेता है, जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। अर्थात कई प्रकार की भोजन श्रृंखला को परस्पर जोड़ने वाले समूह को भोजन जाल या फूड वेब कहते हैं। उदाहरण, चूहे पौधों को खाते हैं, इसके अतिरिक्त खरगोश एवं गायें भी पौधों को खाती हैं। सांप चूहे के अतिरिक्त अन्य जीवों चील बाज द्वारा भी खाए जाते हैं। सांप को मोर के अतिरिक्त नेवला और बाज भी खाते हैं। इस प्रकार मनुष्य भी सर्वाहारी बनकर एक ही समय में 2 खाद्य श्रृंखलाओं में अलग अलग स्तर पर रहता है, जिससे ये दोनों खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझकर जाल जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इसके लिए आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जल भराव व लवणता क्या है? व्हाट इज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी? सैलिनिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले जल भराव। भूमि की इस स्थिति को जलमग्नता या वाटर लॉगिंग कहा जाता है जब फसल की जड़ों में मिट्टी के पानी के छिद्र से संतृप्त हो जाते हैं और यह जल भराव धाराओं के रिसाव में, खेतों में बाढ़ आ जाने से, पानी के सही प्रकार से न निकल पाने से, सिंचाई के त्रुटिपूर्ण तरीकों से, भूजल स्तर की ऊंचाई बढ़ जाने से और भूमि व पानी के सही प्रबंधन न होने से होती है। जल की लवणता किसी जलाशय, महासागर, सागर, झील, नदी आदि के जल में घुले हुए लवण की मात्रा जिससे प्रायः कुल जल के प्रति 1000वें भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे जल की लवणता कहते हैं। जल के भार और उसमें मिश्रित लवणीय पदार्थों के अनुपात को लवणता या खारापन कहते हैं। महासागरों, सागरों तथा कुछ झीलों में लवणता अधिक होने के कारण जल खारा होता है और नदियों के जल में लवणता अत्यल्प होने के कारण जल मीठा तथा अलवण होता है। यहाँ पर सबसे जो ज़्यादा लवणता पाई गई है विश्व में वो तुर्की की वान झील में पाई गई है। इसके अलावा मर्द सागर की लवणता भी सर्वाधिक है। जैव विविधता संरक्षण के महत्व बताइए। तो जैव विविधता संरक्षण का महत्व या फिर आवश्यकता, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आप लोग खुद देख लीजिएगा कि ये विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री में वृद्धि करती है, इससे औषधियाँ प्राप्त होती है, व्यापार बढ़ाने में सहायक है, मनोरंजन तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, यह प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखता है, देश की प्रजातियों का ज्ञान कराता है, विलुप्त हो रही संकटापन्न प्रजातियों को बचाने के लिए उत्साहित करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देता है। इसके अलावा जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं वो भी जो है आपके जैव विविधता में उपलब्ध साधनों के कारण ही पूरी होती है। जैव विविधता के ह्रास के मूल कारणों को यह दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि जल प्रदूषण क्या है या जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो जल प्रदूषण के कारण आप सभी को पता है, जैसे कि वाहित मल, सीवेज जिसे आप कहते हैं, जो आपके घरों से कूड़ा करकट निकलता है या कल कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको हम सीवेज कहते हैं। अपमार्जक डिटर्जेंट भी जो है वो जल को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, कृषि अपशिष्ट पदार्थ भी, जैसे रासायनिक पदार्थ या फिर उनके जो कवर्स होते हैं, घरेलू बहिस्त्राव यानी कि जो आपका डोमेस्टिक इन्फ्लुएंट होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपके जल में रासायनिक पदार्थों को छोड़ा जाता है औद्योगिक क्षेत्रों से निकालकर, वो भी जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जो कल कारखानों से उड़कर राख पानी में मिल जाती है वो भी। इसके अलावा जो भूतापीय जो तपा हुआ जो जल होता है यानी कि गर्म जो जल होता है, जब वो दूसरे जल में छोड़ा जाता है तो वो भी जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। उसमें प्रदूषण के क्या कारण तथा प्रभाव हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये भी फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ भी 2020 में 2 रिपीटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। तो अम्लीय प्रदूषण के कारण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे प्रभाव हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देते हैं जिससे हरित गृह प्रभाव या ओजोन डिप्लेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके कारण क्लाइमेट चेंज होता है। इसके कारण जो है मनुष्य में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। गर्म पानी का जो है जल स्रोत में गर्म पानी मिलने के कारण अनेक सारे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है और उसमें प्रदूषण के कारण जो है वो हिमखंडों का पिघलने में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली राख वनस्पति को नष्ट कर देती है और समुद्री जल के स्तर में वृद्धि कर देती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 2020 तक के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि ओजोन परत के क्रमिक ह्रास के क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के निम्नलिखित कारण है ध्रुवीय चक्रवात, पोलर साइक्लोन्स ओजोन क्षय में सहायता करते हैं, वातावरण में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता है उसके कारण भी ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, परमाणु बमों के विस्फोट से निकलने वाली क्लोरीन गैस भी जो है वो ओजोन का क्षय करती है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो क्लोरीन गैस निकलती है वो भी ओजोन से अभिक्रिया करके ओजोन डिप्लेशन करती है, सुपरसोनिक मिसाइलों से निकली जो CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी जो है ओजोन क्षय का प्रमुख कारण है। शीतलकों जैसे CFC जो हमारी निकलती है AC फ्रिज से, वो भी जो है ओजोन डिप्लेशन का कारण है। विभिन्न उद्योगों जैसे प्लास्टिक उद्योग से निकली हानिकारक गैसें भी ओजोन डिप्लेशन में वृद्धि करती है। शोधों के आधार पर बताया गया है कि CFC से निकली क्लोरीन गैस का एक परमाणु ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं के नष्ट करने की क्षमता रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो ये आप जो है देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य जाल हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे पूछा गया है फूड चेन। अगर आप पहले फूड चेन को पढ़ेंगे तो खाद्य जाल आपको आराम से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप फूड चेन को समझिए, उसके बाद आप फूड वेब वाला क्वेश्चन फिर से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की भोजन से संबंधित श्रृंखला जिसके एक सिरे पर उत्पादक और दूसरे सिरे पर सर्वोच्चतम उपभोक्ता होते हैं, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों के आपस में खाद्य व्यवहार के आधार पर एक क्रमबद्ध श्रृंखला से जुड़े होते हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जीवों द्वारा खाए जाने की क्रमबद्ध श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि घास को हिरण ने खा लिया, हिरण को शेर ने खा लिया। तो फ्रेंड्स, जो हमारी फूड चेन होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है घास खाद्य श्रृंखला और एक होती है आपकी जो होती है अपघटक खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त उदाहरण में एक घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का पूरा समूह सूर्य की किरणों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य बनाता है, जिन्हें स्वपोषी या उत्पादक कहा जाता है। इन पौधों को शाकाहारियों द्वारा भी खाया जाता है, जिसको आगे प्राथमिक मांसाहारी खाते हैं। प्राथमिक मांसाहारी को द्वितीयक और इसके बाद एक क्रमबद्ध श्रृंखला बनती जाती है, जिसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण शिक्षा में विद्यालयों और शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो विद्यालय और शिक्षक जो है वो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विद्यालय छात्रों को संपूर्ण प्राकृतिक और स्वच्छ वातावरण प्रदान करे। विद्यालय में अनिवार्य रूप से पर्यावरण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कोई छात्र इससे वंचित न रहे। विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। बालकों को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता और प्राकृतिक वातावरण के महत्व और इसकी उपयोगिता के बारे में ज्ञान कराना चाहिए। विद्यालय की साज सज्जा में पर्यावरण शिक्षा से संबंधित चार्ट, मॉडल और आदर्श वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे टीचर्स की भी कुछ भूमिका है, जैसे कि संपूर्ण विद्यालय के सामुदायिक जीवन को प्रकट करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन कराना, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के कारण छात्रों को बताना और उन्हें कम करने के उपाय करना। इस तरह के आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सभी आपको लिखने हैं। एज ए टीचर आप क्या कर सकते हैं, ये आप सोच के भी खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय प्रकोपों के क्या कारण हैं। कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ प्राकृतिक कारण हैं, जैसे बाढ़, सूखा, वनों की आग, भूकंप, ज्वालामुखी फटना, तेज तूफान आदि। इसके अलावा कुछ मानवीय कारण भी होते हैं जो ह्यूमन के कारण होते हैं, जैसे कि जनसंख्या विस्फोट, अम्लीय वर्षा के कारण, ओजोन परत डिप्लेशन, वनों की कटाई के कारण, नाभिक के विस्फोटों के कारण, विषयुक्त रसायनों के एकत्रीकरण के कारण, मलिन बस्तियों में वृद्धि होना, जहरीली गैसों का वातावरण में आ जाना और भूमि की खुदाई या खनन प्रक्रिया के कारण भी जो है वो प्राकृतिक प्रकोप उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत प्राकृतिक और मानव जनित। ये मैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ये भी रिपीटेड और ये भी रिपीटेड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3 क्वेश्चन रिपीटेड थे। प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको इनका जो अध्ययन है वो जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2021 में पूछा गया था, वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी कि जो आपका थर्मल प्रदूषण है और जो आपका रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, इससे आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव प्रदूषण को देख लेते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वतः ही विघटित होकर एक प्रकार की हानिकारक किरणें उत्सर्जित करते हैं, जैसे थोरियम आदि। ऐसे पदार्थ रेडियोधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों से निकलने वाली किरणें वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं और इन किरणों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में जहां अवांछनीय रेडियो पदार्थ की उपस्थिति होती है वो उसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका तापीय प्रदूषण या फिर थर्मल पोल्यूशन। तो नाभिकीय तथा तापीय ऊर्जा के केंद्रों की मशीनों को ठंडा करने के पश्चात गर्म जल को पुनः जलीय तंत्र में डाल देने से जलीय तंत्र का तापमान बढ़ जाता है और इसी प्रक्रिया को तापीय प्रदूषण कहते हैं। थर्मल प्रदूषण पानी के प्राकृतिक तापमान में बदलाव होता है और ऊष्मीय प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण बिजली संयंत्रों तथा
औद्योगिक निर्माताओं द्वारा शीतलक पानी का प्रयोग करने से, और जब शीतलक हेतु प्रयोग किया गया पानी पुनः पर्यावरण में आता है तो उसका तापमान अधिक होता है और इसी के कारण ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस मैराथन क्लास में हमने 2017 से लेकर 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है और ये आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।